नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद अब पार्टी का फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर शिफ्ट हो गया है, जिसके लिए सीएम योगी ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में यूपी कैबिनेट में हाल ही में जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं, उनके बीच विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। साथ ही 2027 की रणनीति पर भी चर्चा की गई। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि मंत्रियों की नई लिस्ट और उनके विभागों की जिम्मेदारी लगभग तय हो चुकी है। तो कैसे मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे का और 2027 के चुनाव का फॉर्मूला बन रहा है, इसी को समझने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो मुलाकात हुई है कितनी अहम है और इसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए, मुलाकात गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की हुई। मुलाकात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर को एक नया रूप देने वाले नेता के बीच हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री की मुलाकात हुई। मुलाकात कई मायने में कई रणनीतियों को एक साथ दिखाने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, उसमें कैबिनेट पे भी चर्चा हुई कि कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो जिस तरीके से कैबिनेट के विस्तार में बाहर के नेताओं को, यानी कि जो दूसरी पार्टियों से आकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चाहे मनोज पांडे ही क्यों ना हो जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, अदिति सिन्हा क्यों ना हो, या फिर पूजा पॉल ही क्यों ना हो, ये सारे लोग जो बाहर से आए, जिनका जातीय समीकरण अलग है, जिनके तरीके अलग हैं, ये सारी चर्चाएं तो अमित शाह के साथ होगी, क्योंकि वो केवल गृह मंत्री नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो देश के किसी भी हिस्से में होने वाले चुनाव के सबसे बेहतर रणनीति बनाने वाले और सबसे बेहतर संगठन पर पकड़ रखने वाले नेता हैं जी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। आगे ये कैबिनेट एक्सपेंशन में भी आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए हमने एक रणनीति बनाई है। और उसके बाद जब कैबिनेट की चर्चा हो गई तो आगे के नैरेटिव की भी चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री के तौर पर ये अमित शाह, ये दोनों कठोर प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक है। उन्होंने जितनी कार्रवाइयां की और जितने एक्शन लिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो दिखाता है कि पिछले 9 सालों के अंदर किस तरह का उत्तर प्रदेश, जो कभी ऐसा माना जाता था कि कोई भी ऐसा जिला डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर कोई एक बाहुबली नहीं दिखेगा। ये ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश को निगलते जा रहा था। यहां इन्वेस्टमेंट रुक से गए थे। अगर किसी जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, तो उस समय जो बाहर के उद्योगपति आते थे, उसे फैक्ट्री लगाने के लिए जब परमिशन मिलती थी सरकार से, तो उनको दूसरे लेवल का परमिशन की भी जरूरत होती थी। यहां पर अगर किसी कोई फैक्ट्री लगाना है तो उस क्षेत्र के बाहुबली को कमीशन देना पड़ेगा, फिर पॉलिटिकल कमीशन, कट मनी चाहिए, और उसके बाद सरकार को खुश करने के लिए मंत्रियों को कमीशन दीजिए। ये पूरे लेयर को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। पहले तो ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया। जितने बड़े बड़े बाहुबली थे, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाटी गैंग हो, या फिर विकास दुबे का गैंग हो, या अतीक अहमद का हो, या मुख्तार अंसारी का हो, ये सारे गैंग जो अलग अलग इलाकों में फैले थे, उसको खत्म कर दिया गया। अब उनके छोटे मोटे जो इधर उधर के शूटर बचे हुए थे, वो भी राज्य छोड़कर भाग गया कि हमारा तो सीधे इनकाउंटर ही हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर शूट एंड साइड का वारंट जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो ये कठोर प्रशासक योगी आदित्यनाथ भी हैं और कठोर प्रशासक अमित शाह भी हैं। उन्होंने जो कहा वो किया। और जब आर्टिकल 370 की चर्चा चल रही थी और यह प्रारूप तैयार किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाना है, अमित शाह वो व्यक्ति है जो गृह मंत्री रहते हुए एक मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में कई आईएएस अधिकारी थे। ये बात कर रहे थे कि क्या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए, कमजोर करने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
अब क्या हो सकता है? कई अधिकारी जो कांग्रेस के जमाने से काम कर रहा है वही राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं, वहां अगर आर्टिकल 370 हटाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा खत्म करेंगे तो जम्मू कश्मीर सुलगने लगेगा, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा। उन्होंने 2 लाइन बोला था कि आप लोगों में से जिसको भी निगेटिव आइडिया के साथ बातचीत करनी है कि इसको हटाने के बाद समस्या क्या आएगी, वो सीधे मीटिंग से बाहर चले जाओ। जिसके पास वो आइडिया है कि हटाने के बाद जो समस्याएं पैदा होगी उसका समाधान कैसे होगा, वही सिर्फ यहां समाधान की चर्चा करे। हम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुलाए हैं, बल्कि समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने के लिए बुलाए। तो समस्या गिनाने वाले लोग बाहर जाओ और जो समस्या के समाधान पर चर्चा करना चाहता है वो इस मीटिंग में रहेगा। ये उनका तरीका है काम करने का। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो लीडरशिप है, उसके तौर पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है उसमें अमित शाह ने कुछ और चीजें दी कि देखो अब चुनाव में भी इस एक्शन का नैरेटिव क्रिएट होगा। अगर आगे आने वाले 7-8 महीने में चुनाव से पहले अगर आपने लोगों के मन में यह दिखा दिया, भर दिया, लोगों के दिमाग में यह लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार यानी 2017 के बाद की सरकार और 2017 के पहले की सरकारों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस मतलब लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन कैसे रहे, भय मुक्त सोसाइटी कैसे हुई, कैसे लोग बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं, माफियाओं को कैसे खत्म किया गया। यानी कि वो प्रदेश जो डेवलपमेंट के लिए रेंग रहा था आज वो डेवलपमेंट के पथ पर दौड़ रहा है और कल उड़ान भरने को तैयार होगा। अगर लोगों के दिमाग में आ गया तो फिर आप ये मानकर बैठो कि लोग फिर ये छोटे मोटे फायदे नुकसान जातीय आधार नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि सरकार ऐसी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो, प्रदेश के लिए बेहतर हो। तो ये अमित शाह से बातचीत में कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई कि आगे 8 महीने को हम किस तरीके से सरकार के तौर पर क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन सी योजनाओं पर फोकस कर सकते हैं, आउटरीच प्रोग्राम कैसे तैयार कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज संगठन कैसे तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद आगे संगठनात्मक बदलाव की बात हुई, संगठन में बदलाव। यानी अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो उसमें मंत्री जोड़े गए, अब उसके बाद सरकार के बाद संगठन की जरूरत होती है चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चर्चा हो रही है और इसीलिए अमित शाह से मुलाकात हुई और इसमें कहा गया कि इस बार कम से कम पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी। अमित शाह ने भी सीधे तौर पर कहा है कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव से पहले की स्थिति थी वो नहीं दोहराई जाएगी। यानी लीडरशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसा न लगे कि लोगों के पास ये मैसेज जाना शुरू कर दे कि प्रदेश अध्यक्ष का तो मुख्यमंत्री से बनता ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम और सीएम के बीच टकराव चल रहा है। मीडिया में ये खबरें नहीं जानी चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में 4 नेता गायब रहे या फिर संगठन में जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं या संगठन और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है, जैसे पिछली बार एक नैरेटिव बनाया गया था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं हुआ, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, यानी 43 सीटें ये गठबंधन जो इन लोगों का बना था कांग्रेस और सपा का, इसको मिल गई। हार भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठने लगा कि संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि लोग नाराज हो जाएं। बुलडोजर एक्शन होता है तो नाराजगी लोगों में होती है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, कई दुकान तोड़े जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से नाराज है लोग। तो ये प्रदेश के संगठन में वो बातें नहीं होनी चाहिए कि सरकार के एक्टिविटी का निगेटिव असर पड़ रहा है। कम से कम सरकार और संगठन के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चर्चा इस बात की भी हुई और उसके बाद संगठन को लेकर कि अब गांव-गांव तक कैसे भारतीय जनता पार्टी इन 6-7 महीनों में पहुंच सकती है। यानी चुनाव की आखिरी रणनीति, पन्ना प्रमुख तक पहुंच, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट जो बीजेपी के होंगे और बूथ लेवल पर जो बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें एक बूथ पर कम से कम 5 लोग जो बूथ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी एक बूथ पर
1000 से 1200 वोटर होंगे, यानी एक पन्ने के आधार पर अगर माना जाए तो हर पन्ने में अगर 40-50 वोटर होंगे, नाम होगा, तो उसके आधार पर हम तय करेंगे कि ये पूरे वोटर लिस्ट के अनुसार एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जो कि एक्टिव रह सकते हैं। हर व्यक्ति को 8 से 10 घर में नियुक्त किया जाए कि इन 10 घरों को वोटर को बूथ पर लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। और इसलिए ये मैनेजमेंट के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए ये कई मायनों में ऐसी मीटिंग हुई है जिसके बाद लगता है अब विपक्ष की भी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब अखिलेश यादव भी मीटिंग करने पर मजबूर होंगे और कांग्रेस के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है, लगता है अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का नेगोशिएशन फेल होगा। और योगी की रणनीति जिस तरह से बढ़ रही है, इस बार तो लग रहा है कि 2027 ही सिर्फ टारगेट नहीं है, बल्कि 27 में बेहतर प्रदर्शन और 29 में बेहतरीन प्रदर्शन करने की पूरी खाका तैयार कर लिया गया है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर योगी कैबिनेट के नए चेहरे को मिलने वाली जिम्मेदारियां ये तय करेगी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला कितना सफल रहता है। जहां एक ओर गठबंधन के साथियों को खुश रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर विकास की रफ्तार को बनाए रखना। तो इस खास शो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।